नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमने जो है 4 नंबर क्लास देखी थी, टेस्ट नंबर 4, उसके 15 क्वेश्चन देखे थे क्योंकि टाइम थोड़ा कम था। आज जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। और आप जो है आगे किसकी क्लास देखना चाहते हो उसके लिए कमेंट जरूर करें, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि एक बालक जो है विवाह समारोह से लौटकर दुल्हन की तरह सजने संवरने का प्रयास करता है, वह ऐसा विवाह की घटनाओं के प्रेक्षण से सीखता है। यह अधिगम किस मनोवैज्ञानिक से निकटतम संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से उत्तर आपको मिल चुका होगा। एक टेस्ट के हिसाब से देना है इसको और अपना उत्तर सोच के रखें। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक बालक जो है विवाह समारोह में लौटकर दुल्हन की तरह जो है सजने संवरने का प्रयास करता है, वह ऐसा विवाह की जो है घटनाओं के प्रेक्षण से सीखता है। यह अधिगम के किस मनोवैज्ञानिक से निकट संबंधित है? तो देखो बात यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो प्रेक्षण से सीखना, किससे सीखना? प्रेक्षण से सीखना। प्रेक्षण का मतलब क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से हम सीखते हैं किसमें? जब बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको प्रेक्षण जो है प्रेक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत या बांडुरा का सिद्धांत है, तो उत्तर तो डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें बालक क्या करता है? मॉडल या प्रतिमान से सीखता है। मॉडल या प्रतिमान से, इसका क्या मतलब हुआ? मॉडल या प्रतिमान का मतलब हुआ कि आप जो है किसी जो है समाज में एक को मॉडल मान लेते हो, अपना प्रतिमान मान लेते हो, उसका प्रेक्षण करते हो और उसके जैसे व्यवहार करते हो। जैसे कोई सलमान खान को प्रतिमान मान के उसके जैसा वो ब्रेसलेट पहनता ना, एक अजीब सा, ठीक है। कोई अक्षय कुमार को मान लेता है प्रतिमान या मॉडल है और उसके जैसे व्यवहार करने की कोशिश करता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या होता है? आपका प्रेक्षण सिद्धांत या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो एल्बर्ट बांडुरा ने दिया था उस पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 17वां क्वेश्चन। अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय किससे संबंधित है? अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय, इसका इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना, कई बार आ जाता है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाता है लेटेंट लर्निंग। क्या? लेटेंट लर्निंग, ठीक है। तो लेटेंट लर्निंग या हम कह सकते हैं अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय किससे संबंधित है? तो ये आपका चिन्ह सिद्धांत से। किससे? चिन्ह सिद्धांत से। और चिन्ह सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का चिन्ह सिद्धांत किसने दिया? चिन्ह सिद्धांत दिया। चिन्ह कहां होते हैं? सबसे ज्यादा टोल पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? टोलमैन, ठीक है। तो अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय या हम कह सकते हैं लेटेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है आपका किसके द्वारा दिया गया? टोलमैन के द्वारा। इनका सिद्धांत कौन सा है? चिन्ह सिद्धांत, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे और जो आप सोचोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा नोट कर लेना अपने नोट्स में। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18 है। फिट्ज नाम का एक मनोवैज्ञानिक है, उसके द्वारा वर्णित कौशल अधिगम का कौन सा चरण है? तो देखो क्लियर कर देता हूं, उत्तर आप सोच लेना कितने सही होते हैं 15 में से, वो बताना है। फिट्ज द्वारा वर्णित कौशल अधिगम, तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है फिट्ज ने क्या दिया? कौशल अधिगम दिया। और कौशल अधिगम के इसने कितने चरण बताए? 3 चरण बताए। और 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला है संज्ञानात्मक जो है अधिगम या कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा साचर्यात्मक और तीसरा स्वायत्त। तो उत्तर इसका उपरोक्त सभी होगा, ध्यान रखना। उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो फिट्ज द्वारा कौशल अधिगम के कितने चरण बताए गए? 3 चरण। कई बार क्वेश्चन यहां से जो है प्रश्न से भी बन सकता है कि कौशल अधिगम पर कार्य किसने किया? फिट्ज ने। कितने चरण बताए? 3 चरण। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, स्वायत्त और साचर्य। तो उत्तर क्या जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल जो है वही क्वेश्चन मैं करवाता हूं जो क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लेवल से जो है मैच खाते हैं या फिर जो है एक लेवल के क्वेश्चन है। फालतू क्वेश्चन जो है मेरे खुद का भी मन नहीं करता करवाने का। और जो भी स्टूडेंट नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे 3rd ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है तो उसमें भी तैयारी अपनी जारी रहेगी। और जो क्लासेज आप आगे देखना चाहते हो उसके लिए कमेंट करें। और 1 लाख जो है 2000 के आसपास अपनी फैमिली हो चुकी है जीवा स्टडी की, उसको और बढ़ाएं, अपने दोस्तों को जोड़े। और जो है अभी 2nd ग्रेड भी अपन स्टार्ट करेंगे रीट के बाद में, और आगे जो मुख्य परीक्षा है उसको भी स्टार्ट करेंगे जल्दी। अब अपन जो है एक नया ऐप लॉन्च करने वाले हैं अपना, जिस पर आपको नाम मात्र शुल्क पर जो है टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी जो है आप जरूर जो है ज्वाइन करेंगे। तो पहले जो है जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है आपका, चिंतन के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? बात किसकी हो रही है? चिंतन की। चिंतन के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, चिंतन क्या है? आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। देखो क्लास का मतलब 3 मतलब निकालो, रिवीजन, टेस्ट और कुछ नया सीखना। ये 3 चीजें सोचकर ही आप जो है जीवा स्टडी की क्लास ले सकते हो कि एक तो अपना टेस्ट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा अपना रिवीजन हो जाएगा, तीसरा कुछ नई चीज मिल जाएगी सीखने के लिए, तो वो हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चिंतन क्या होता है? ये आंतरिक मानसिक प्रक्रिया, बिल्कुल। फिर एकमात्र मानव जाति में पाया जाता है। चिंतन पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ मानव जाति में ही पाया जाता है, ये ध्यान रखना।
चिंतन पूरी पृथ्वी पर जो है सिर्फ और सिर्फ मानव जाति में ही पाया जाता है। फिर वातावरण से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। बिल्कुल, चिंतन में जो वातावरण होता है उससे प्राप्त सूचनाओं उनका विश्लेषण किया जाता है। मान लो कोई आपके सामने समस्या आ गई, फिर आप चिंतन कर रहे हो, तो उस समस्या के बारे में जो आपके जो दिमाग में जो भी आ रहा है, सुझाव आ रहा है, कारण आ रहा है, वो सारे क्या होते हैं, वातावरण से जनित होते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं और इनका अध्ययन कर बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहले लोग समस्या का सामना करने में निपुण होते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं होते, कई लोगों से समस्याओं का सामना नहीं होता, वो होता नहीं अलग बात है, लेकिन निपुण सब होते हैं। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सकते। तो ध्यान रखना, ये जो एकदम सही लाइन है कि लोग जो होते हैं, यानी एक मनुष्य जो होता है, वो समस्याओं का जो सामना करने में निपुण होता है। तो बिल्कुल होता है। फिर अभिप्रेरित होने पर शीघ्र समस्या का हल होता है। बिल्कुल, अभिप्रेरित हो जाए मतलब जो है थोड़ा सा अभिप्रेरणा, मतलब प्रेरित हो जाते हैं ना, प्रेरणा मिलती है। तो जैसे आप अभिप्रेरित होंगे, जो है थोड़ा सा समस्या जो है शीघ्र क्या होगी, आपकी हल हो जाएगी। तो दोनों के दोनों सही है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 व 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि लर्क की जगह ये गलत लिखा हुआ है, गलत छपा हुआ है, तर्क। क्या है आपका तर्क? तर्क का वह प्रकार जो पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको सारे तर्क बता भी देता हूं कौन कौन से तर्क होते हैं। ऊपर ले लेते हैं पहले इसको, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तर्क है, क्या है तर्क? तर्क का वह प्रकार जो पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है क्या कहलाता है? उत्तर अपना सोच लेना। तर्क, चिंतन और कल्पना, यहां से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं अपने को, लेकिन इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, तर्क का वह प्रकार जो पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है क्या कहलाता है? तो उत्तर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगमनात्मक तर्कना। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो अपने ने सीख ली, क्या होता है? पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है। ठीक है, बात करें हम आगमनात्मक की, तो इसमें क्या होता है? आगमन तर्कना में क्या होता है आपका? आगमन तर्कना में जो है दिए गए तथ्यों से नवीन तथ्यों का जो है, दिए गए तथ्यों से नए तथ्य पर पहुंचना, नए तथ्य पर पहुंचना, ये होता है इस पर, नए तथ्य पर पहुंचना। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ठीक है। निगमनात्मक में क्या होता है? पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है, अपना पूर्व ज्ञान होता है ना, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? तर्क करते हैं। और आगमनात्मक में क्या होता है? आगमनात्मक में होता है कि दिए गए तथ्यों से नए तथ्यों पर पहुंचना। एक होता है आपका आलोचनात्मक, यहां लिख देता हूं, एक क्या होता है? आलोचनात्मक, आलोचनात्मक। ठीक है, आलोचनात्मक तर्कना में क्या होता है? इसमें क्या होता है आपका? इसमें हम कोई भी चीज के गुण दोष देखकर जो है बात अपना तर्क करते हैं, गुण दोष देखकर क्या करते हैं? तर्क करते हैं। एक होता है आपका सादृश्यवादी तर्क। कौन सा? सादृश्यवादी तर्क। और सादृश्यवादी तर्क में क्या होता है? सादृश्यवादी तर्क में क्या होता है? जो तुलना करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो दुर्गादास राठौड़, कौन है? दुर्गादास राठौड़ की महाराणा प्रताप से तुलना करें, या जो दुर्गादास राठौड़ की वीरता की महाराणा प्रताप की वीरता से तुलना करें। ठीक है, वीरता की महाराणा प्रताप की वीरता से क्या करें? तुलना करें। तो ये जो है आप क्या होता है? ये होता है सादृश्यवादी तर्क। आलोचनात्मक में गुण दोष के आधार पर तर्क करते हैं। तो ये पूर्व धारणा से आधारित होता है। निगमनात्मक तर्कना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता जो है चिंतन का उत्पाद है। जो सृजनात्मक चिंतन है उसका उत्पाद कौन कौन सा? सृजनात्मकता से नाम होता है, देखो इसको जो इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी जो होती है आपकी, वो किससे संबंधित होती है? तो क्रिएटिविटी मतलब नई नई चीजें, जो बेकार चीजों से अच्छी चीजें बनाना। तो संगीत भी एक आपकी क्रिएटिविटी है, बिल्कुल सृजनात्मकता। पेंटिंग भी बिल्कुल, काव्य व कला बिल्कुल। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये दो ऑप्शन मैंने जो है लिख दिए यहाँ पर। तो संगीत, पेंटिंग, काव्य और कला और उपरोक्त सभी जो है उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता में संगीत, पेंटिंग, काव्य, कला सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपका कि सृजनात्मकता के लिए निम्न में से कौन सा चिंतन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम बात करें सृजनात्मकता में, तो इसमें होता है एक तो अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन। तो पहला तो होगा, बिल्कुल होगा। देखो अभिसारी चिंतन होता है, ये होता है बुद्धि से संबंधित। किससे? बुद्धि से। अगर पूछे कि बुद्धि से संबंधित जो है चिंतन, तो होता है अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है? एक जगह केंद्रित होता है। ये क्या होता है? केंद्रित होता है एक जगह। ठीक है, और ये अपसारी क्या होता है? अपसारी होता है आपका बिखरा हुआ, यानी कि बहुत जो है चौड़े, लंबे चौड़े जो है क्षेत्र में हम सोचते हैं। तो अभिसारी तर्कना जो है वो, सॉरी, अभिसारी चिंतन है वो आपका बुद्धि से संबंधित है, और अपसारी है आपका सृजनात्मकता से। इसके साथ जो पार्श्विक चिंतन है ना, ये भी किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से। पार्श्विक चिंतन क्या होता है? दो चीजों को उलट कर देखना, या उलट पुलट, यानी अनुत्क्रमणीयता पाई जाती है ना, उलट पुलट करके देखना, उलट
पुलट, यानी दोनों पक्ष देखना, गुण दोष वगैरह सब देखना। तो ये जो है आपका जो है दोनों के दोनों तरह के क्या होंगे, सृजनात्मकता में होंगे, अपसारी भी और पार्श्विक भी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों। ए व सी दोनों जो है आपके क्या हो जाएंगे, अब जो है सृजनात्मकता से संबंधित होंगे, अपसारी हुई और पार्श्विक चिंतन, ये बुद्धि से संबंधित है, ध्यान रखना। ये किससे है, बुद्धि से, अनुत्क्रमणीय पाया जाता है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप सबके लिए नया होगा। देखो एक आपका जो है चिंतन के लिए विभिन्न तरीकों को उद्दीपित करने के लिए डी बानो सिद्धांत। तो सबसे पहले डी बानो किससे संबंधित है, चिंतन के लिए। ठीक है, इनको उद्दीप्त करने के लिए डी बानो सिद्धांत के अनुसार इधर आपका टॉप का रंग दिया हुआ है, इधर अभिप्राय। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ा भी नहीं होगा। देखो डी बानो के सिद्धांत का नाम क्या है वो मैं बता देता हूं। इसको कहते हैं 6 हेड थ्योरी। 6 हेड थ्योरी, 6 टोपी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 6 टॉप सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें इन्होंने जो है कितने बताए, 6 टॉप बताए। ठीक है, सफेद टॉप जो है वो होता है सूचनाओं का संकलन करना, नोट कर लेना। लाल टॉप होता है आपका संवेगों का जो है संकलन करना, संवेगों को हम कह सकते हैं भावनाओं का संकलन करना, भावनाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, फिर काला टॉप है, उसका मतलब होता है निर्णय व तर्क करना। और हरा टॉप मतलब सर्जन विकल्प, या हम कह सकते हैं रचनावादी होना, रचनात्मक होना। ठीक है, अब 4 टॉप तो हो गए। कौन कौन सा, सफेद सामने दिया हुआ एकदम, सफेद टॉप जो है डी बोनो है, उसकी चिंतन की थ्योरी है 6 हेड थ्योरी, उसमें 6 टॉप का रंग बताया उन्होंने। सफेद टॉप मतलब सूचनाओं का संकलन, लाल टॉप मतलब संवेगों या भावनाओं का संकलन, काला टॉप मतलब निर्णय व तर्क, हरा टॉप मतलब सर्जन विकल्प या रचनात्मकता। अब बच गया कौन सा आपका, एक बच गया नीला टॉप। कौन सा टॉप, नीला टॉप। और नीला टॉप क्या होता है, नीला टॉप होता है जो चिंतन के लिए समग्र संगठन, जो चिंतन के समग्र संगठन, ये होता है इससे संबंधित समग्र संगठन। ठीक है, फिर कौन सा बच गया, सफेद हो गया, लाल हो गया, काला हो गया, पीली टॉप बच गया, एक पीला टॉप। कौन सा टॉप, पीला टॉप। और पीला टॉप जो है आपका ये होता है सकारात्मक प्रतिक्रिया से संबंधित। किसे, सकारात्मक प्रतिक्रिया से संबंधित, ध्यान रखना। इसके अलावा जो है आपको जो है समस्या समाधान जो है विकसित करना, यानी कि किसी चीज का समाधान विकसित करना। एक मिनट, समाधान विकसित करना। तो अब जो है ये 6 हेड थ्योरी जो डी बोनो की दी हुई है चिंतन की, सफेद टॉप सूचनाओं का संकलन, लाल टॉप संवेगों का संकलन, काला टॉप निर्णय व तर्क, हरा टॉप सर्जन, और बच गए 2 टॉप। एक नीला टॉप मतलब चिंतन के लिए समग्र संगठन, और पीला टॉप मतलब सकारात्मक प्रतिक्रिया और समस्या समाधान विकसित करना। तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने जो है सही सुमेलित है। ये जो 25वां क्वेश्चन है आपका, ये जो है वैसे जो है गलत है। इसको क्या होना था, वैसे देखो गलत वैसे हम नहीं मान सकते। अभिप्रेरणा चक्कर का कौन सा घटक नहीं है, अगर ऐसा बोलते तो ये जो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, काम अभिप्रेरक नहीं है। बाकी आवश्यकता, अंतर्नोद, जो लक्षित व्यवहार, ये सारे के सारे जो है आपके क्या है, इसके जो है घटक हैं। तो ये उत्तर क्या डी होना, यहाँ पर नहीं होगा, तो ये इसको छोड़ देते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का जैविक प्रेरक नहीं है। जैविक अभिप्रेरक का मतलब है जो मनुष्य के लिए जो है एक प्रकार से जो है जीने के लिए आवश्यक हो, या फिर जो है एकदम जन्मजात हो। ठीक है, 2 टाइप से हम परिभाषित कर सकते हैं। एक तो जो जीने के लिए हो, जीने के लिए जरूरी, जीने के लिए जरूरी। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है, जन्मजात होता है। क्या होता है, जन्मजात, यानी कि जन्म के साथ ही होता है। तो भूख, प्यास और काम अभिप्रेरक, ये तीनों के तीनों होते हैं जन्मजात। आत्मसिद्धि जैविक नहीं होता। ठीक है, ये एक प्रकार से अर्जित टाइप से होता है। क्या होता है, अर्जित। ठीक है, जन्मजात नहीं होता, तो यही क्या होगा, जैविक नहीं है, आत्मसिद्धि। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले बात करें तो ये इसके प्रतिपादक अब्राहम एच मैस्लो है, तो इंपोर्टेंट बनता है आवश्यकता के पदानुक्रमिक सिद्धांत का कौन है, अब्राहम एच मैस्लो। और इस प्रकार से इन्होंने जो है ऐसे ऐसे करके 5 आवश्यकताएं बताई थी, और मैंने पूरा बता दिया। पहली जो है शारीरिक, फिर सम्मान की, फिर जो है कौन सी आत्मसिद्धि की सबसे ऊपर जो होती है। ठीक है, ये मैंने करवा रखा आपको। ठीक है, तो ये है, वरना मैं दोबारा करवा देता हूं आपको, देखो। ठीक है, वैसे आपको मैंने करवाया हुआ है पहले से, लेकिन वापस करवा देता हूं। अब्राहम एच मैस्लो, यानी अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत है। उसमें इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई मानव की। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता, या ठीक है, शारीरिक या शरीर आवश्यकता होती है, जो अपने शरीर के लिए होती है। दूसरी आवश्यकता होती है सुरक्षा की आवश्यकता, किसकी, सुरक्षा की। तीसरी होती है आत्मीयता की, आत्मीयता मतलब प्रेम की, आत्मीयता, या इसको हम कह सकते हैं प्रेम की आवश्यकता। ठीक है, चौथी जो आपकी होती है वो सम्मान की आवश्यकता, किसकी, सम्मान की। और 5वीं और लास्ट होती है आत्मसिद्धि की, किसकी, आत्म
सिद्धि की। तो ध्यान रखना। और ऊपर वाली 2 जो है ये होती है उच्च आवश्यकताएं, और नीचे वाली ये 3 होती है, ये होती है निम्न आवश्यकताएं। ये भी आपको ध्यान है रखना है, ठीक है। फिर इसे आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। आत्मसिद्धि सर्वोच्च होती है, इसलिए आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहते हैं। पदानुक्रमिक में जैविक आवश्यकताएं तल पर होती है। देखो ये निम्न आवश्यकता होती है जो जीने के लिए, वो होती है आपकी जैविक आवश्यकताएं कहते हैं, और ये हमेशा नीचे होती है, ध्यान रखना, तल पर होती है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो निम्न वाली क्या होती है, ये जैविक आवश्यकताएं होती है, ठीक है, जरूरी होती है। शरीर के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचना जो है जैविक होती है। अगला क्वेश्चन, संवेग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संवेग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संवेग एक आत्मनिष्ठ भावना है, बिल्कुल। संवेगों में तीव्रता व गुणों के आधार पर अंतर होता है, बिल्कुल। हर संवेग अलग टाइप से होता है। तीव्र जो है कम हो सकता है, जो है जैसे गुस्सा क्या होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तीव्रता अलग अलग होती है। लिंग, व्यक्तित्व, मनोकृतियों से संवेग प्रभावित होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। जो है हम ऐसे मान सकते हैं कि जो है महिला जो है कम जो है गुस्सेल टाइप होती है, पुरुष ज्यादा होते हैं। ऐसे करके जो लिंग के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे मेन लाइन है ऑप्शन नंबर 1 वाली कि संवेग क्या होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं। नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के, कि मैकडुगल ने संवेग के कितने प्रकार बताए? तो मैकडुगल ने जो है संवेग के कितने प्रकार बताए और उनसे संबंधित मूल प्रवृत्तियां भी बताई, 14। कितने? 14 मूल प्रवृत्ति, और उनसे संबंधित क्या बताए, संवेग बताए, ठीक है। वो 14 आपको याद होनी चाहिए, याद कर लेना। मैकडुगल ने वर्तात्मक सिद्धांत, जो इसको मूल प्रवृत्ति सिद्धांत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, या हम क्या कह सकते हैं, वर्तात्मक सिद्धांत के अनुसार युत्सा जो प्रवृत्ति है ना, उससे संबंधित संवेग कौन सा होगा? तो इसका उत्तर जो है आप सोच लें, उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। युत्सा जो प्रवृत्ति है उससे संबंधित क्या होगा, क्रोध। भय, भय किससे संबंधित होगा, पलायन से। किससे? पलायन प्रवृत्ति है वो, कौन सा संवेग होगा, भय। घृणा जो है आपकी जो है संवेग है वो किस प्रवृत्ति से है, तो निवृत्ति से। किससे? निवृत्ति से। और आपकी कर्तृ भाव जो है वो कौन सी प्रवृत्ति से संबंधित है, रचनात्मक प्रवृत्ति से। किससे? रचनात्मक प्रवृत्ति या संरचनात्मक प्रवृत्ति से। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।